तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस अध्याय 5 को। एनसीईआरटी कक्षा 6 का ये इतिहास का चैप्टर है जो हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज पढ़ रहे थे क्लास 6 का। तो क्लास 6 में केवल प्राचीन भारत का इतिहास है। किताब का नाम है अतीत हमारा अतीत भाग 1। तो इसमें है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। अध्याय का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। देखिए, राजा के रूप में प्रतिष्ठित होने की शुरुआत कब हुई थी? बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके 3000 बरस पहले। तो राजा के रूप में प्रतिष्ठित होने की शुरुआत कब से हुई? 3000 बरस पहले। और बड़े बड़े यज्ञ को अब आयोजित किया जाने लगा। बड़े बड़े यज्ञ को आयोजित करके और उसके बाद राजा बनने की शुरुआत हुई। और यह शुरुआत 3000 बरस पहले हुई। राजा के द्वारा आयोजित सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ। तो राजा के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ कौन था? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ के बारे में बात की जाए तो अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने यदि रोक दिया तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने इस घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों के द्वारा संपन्न किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए कुछ न कुछ उपहार लाते थे। तो यही था अश्वमेध यज्ञ। तो देखिए, इस अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। अगर इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोक दिया तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि जो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा था वह बहुत ही शक्तिशाली था और उसके आगे जो घोड़ा को छोड़ने वाला राजा घुटना टेक देता था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ किसके द्वारा संपन्न कराया जाता था? तो विशिष्ट पुरोहितों के द्वारा। अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो राजा होता था बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। जैसे कि गुप्त वंश का एक सम्राट था समुद्रगुप्त, उसने भी यह अश्वमेध यज्ञ कराया था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के लिए कुछ न कुछ उपहार जरूर लाते थे। अब है कि अश्वमेध यज्ञ के दौरान राजा की स्थिति क्या होती थी? अश्वमेध यज्ञ के दौरान राजा की क्या स्थिति होती थी उसको भी हम लोग देखें। तो इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। तो जब अश्वमेध यज्ञ जो राजा कराता था तो उसमें राजा का स्थान सबसे मुख्य होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गुणगान करता था। राजा के सगे संबंधी खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे राजाओं का जो काम होता था, अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम क्या होता था कि सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना था। राजा के ऊपर पुरोहित जो होते थे पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो शूद्रों को अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। कई अनुष्ठान में वे शामिल नहीं होते थे, कुछ अनुष्ठानों में उन्हें शामिल किया जाता था। और राजा
सर्वोपरि होता था, राजा बाघ की खाल पे बैठा होता था और उस पर पुरोहित जल छिड़कते थे। और यज्ञ की बाकी जो आमंत्रित राजा होते थे वे क्या करते थे, तो यज्ञ की सारी प्रक्रिया को पूर्ण बैठकर पूरी तरह से देखते थे। पुत्रों के लिए भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे, जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए, राज्य की सुख कामना के लिए। और जो 20 या 22 से होते थे वे लोग कुछ न कुछ सामान्य उपहार लाते थे और इन्हें जो पुरोहित होते थे वे शूद्र मानते थे और इन शूद्रों को कई अनुष्ठानों में शामिल होने का अधिकार नहीं था। अब है कि उत्तर वैदिक ग्रंथ। उत्तर वैदिक का मतलब होता है जो ऋग्वैदिक काल के बाद जो वेद काल आ गया उसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। और उसमें कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, तो उत्तर भारत में खास करके गंगा यमुना क्षेत्र में रचित ग्रंथ। तो उत्तर वैदिक ग्रंथ किसे कहा जाता है कि उत्तर भारत में खास करके गंगा यमुना क्षेत्र में जिन ग्रंथों की रचना हुई उन्हें ही उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। अब इस ऋग्वेद के बाद कौन कौन ग्रंथ की रचना हुई, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और उसके बाद अन्य ग्रंथ। तो सबसे प्राचीन ग्रंथ था ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद सामवेद की रचना हुई। सामवेद में गायन की रचना है जो सारेगामा पाधनी है। उसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद में यज्ञों की चर्चा है, यज्ञ की विधियों का। और अथर्ववेद में सामान्य विषयों की चर्चा है। उसके बाद अन्य ग्रंथों की रचना हुई। उत्तर वैदिक ग्रंथों में कौन कौन सी विधियों का चर्चा है, तो उत्तर वैदिक ग्रंथों में विधियां क्या है कि पुरोहितों के द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियों का वर्णन है। तो उत्तर वैदिक ग्रंथों में पुरोहितों के द्वारा रचित इन ग्रंथों की रचना किसने की थी, पुरोहितों ने। तो इसमें विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियों का वर्णन है। साथ ही साथ सामाजिक नियम, सामाजिक नियमों का भी वर्णन है, याद रखेंगे। सामाजिक नियमों की भी चर्चा है। अब जो लोग बाहर से आए थे उन्हें आर्य कहा जाता है। ये आर्य उसीलिए उसके समाज को आर्यकालीन समाज कहा जाता है। तो ये जो पुरोहित थे, ये जो वैदिक ग्रंथ लिखने वाले थे, ये भारत में आकर बस गए थे, इन्हें आर्य कहा जाता है। और इनके समाज में कौन कौन लोग हुआ करते थे, तो पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग। तो वास्तव में जो शूद्र थे वही मूल भारतीय थे, लेकिन ये जो पुरोहित थे, योद्धा थे, कृषक थे, पशुपालक थे, व्यापारी थे, शिल्पकार थे, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले और जंगल में रहने वाले लोग, ये सभी क्या थे, तो ये सभी आर्य समाज में रहने वाले लोग थे, आर्यकालीन समाज के लोग थे। आर्य समाज में धनवान लोग कौन कौन थे, तो कुछ पुरोहितों तथा योद्धा, कृषक और व्यापारी, ये सभी धनवान हुआ करते थे, धनी हुआ करते थे। कौन, कुछ पुरोहित, योद्धा, कृषक और व्यापारी, ये सभी क्या थे, तो आर्य समाज में धनवान वर्ग थे। इसके बाद है कि आर्य समाज, जिसे उत्तर वैदिक समाज के निर्धन लोग कौन कौन थे। तो इस अभी हमने देखा कि धनवान समाज कौन थे, तो पुरोहित, योद्धा, ये सभी धनवान लोग थे। अब है कि इसमें निर्धन समाज कौन था, जिसमें पशुपालक आता था, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी और भोजन संग्राहक, ये सभी निर्धन लोग थे। तो आर्य समाज के निर्धन समाज में आते थे पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी और जो भोजन संग्राहक थे, वे सभी क्या थे, तो निर्धन समाज में आते थे। उत्तर वैदिक कालीन समाज में पुरोहितों के द्वारा विभाजित वर्ग या वर्ण। तो उत्तर वैदिक काल में पुरोहितों ने हमारे समाज को कितने भागों में विभाजित किया, जिसे वर्ण कहा जाता था, वर्ण या वर्ग। तो सबसे पहला था ब्राह्मण।
सबसे पहला क्या था? सबसे पहला विभाजन में सबसे सर्वोपरि होते थे ब्राह्मण, इनका स्थान सबसे पहला होता था। तो ब्राह्मणों का पहला स्थान था। इनका काम था वेदों का अध्ययन करना, वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करना और बदले में उपहार की प्राप्ति करना। तो याद रखेंगे, उत्तर वैदिक कालीन समाज में 4 भागों में बांटा गया था। किसके द्वारा बांटा गया था? पुरोहितों के द्वारा। देखिए, उत्तर वैदिक कालीन समाज अर्थात आर्य समाज से पहले श्रम के आधार पर विभाजन किया गया था, लेकिन जब आर्य लोग आए उसमें पुरोहित मुख्य थे। उन्होंने इस समाज को जाति के आधार पर बांट दिया, जिसमें पहले स्थान पर रखा ब्राह्मण को। और इनका काम क्या रहा? तो वेदों का अध्ययन करना, वेदों का अध्यापन करना, यज्ञ करना और बदले में उपहार की भी प्राप्ति करना। तो इनका बस यही काम था, वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करना और बदले में उपहार की प्राप्ति करना। यज्ञ भी करते थे और दूसरे से उपहार भी प्राप्त करते थे। दूसरा स्थान था शासक, जिसे क्षत्रिय कहा जाता था। तो इनका काम था युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। तो दूसरे स्थान पर थे क्षत्रिय, इनका काम था लोगों की रक्षा करना, शासन करना और इनका युद्ध करना। तीसरा था वैश्य, जिसे विष कहा जाता था। वैश्य या विष, इसके अंतर्गत कृषक, व्यापारी और पशुपालक आते थे। कौन कौन? कृषक, व्यापारी और पशुपालक आते थे। चौथे स्थान पर शूद्र होता था। कौन? शूद्र। इनका काम था ऊपर वर्णित तीनों वर्गों की सेवा करना। तो शूद्र का काम था जो क्षत्रिय थे, जो वैश्य थे और जो ब्राह्मण थे, इन तीनों वर्णों की सेवा करना। ये अनुष्ठान में भाग नहीं ले सकते थे, इन्हें अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। महिलाओं और शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। तो 4 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें सबसे निचला स्थान पर रखा गया शूद्रों को। शूद्रों और महिलाओं को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था, इन्हें किसी भी अनुष्ठान में भाग लेने का अधिकार नहीं था, अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। अब पुरोहित जो थे, इन वर्णों की व्याख्या कैसे किए थे? ये जो पुरोहित थे, वर्णों की व्याख्या बहुत ही गलत तरीके से किए थे। इन्होंने कहा कि सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण, माता पिता की संतान ब्राह्मण। इन्होंने कहा कि सभी वर्णों का जो निर्धारण है वह जन्म के आधार पर होगा। तो अब पहले क्या था? कर्म के आधार पर चलता था, लेकिन अब जो है इनका वर्णों की व्याख्या अब कैसे करने लगे पुरोहित? तो जन्म के आधार पर। इनके अनुसार अब जो बच्चे ब्राह्मण माता पिता से जन्म लेते थे, अब ये ब्राह्मण कहलाएंगे। जो क्षत्रिय से जन्म लेंगे वे क्षत्रिय कहलाएंगे। जो वैश्य से जन्म लेंगे वे वैश्य कहलाएंगे और जो शूद्र से जन्म लेंगे वे शूद्र कहलाएंगे। तो यहीं से समाज व्यवस्था काफ़ी बिगड़ गया और इसका सीधा असर पड़ा कब? जब भारतीय संविधान इसी के कारण लिखा गया, जिसमें शूद्रों को विशेषाधिकार दिया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। उत्तर वैदिक कालीन अछूत वर्ग। तो उत्तर वैदिक काल में अछूत वर्ग कौन कौन, किसे अछूत माना जाता था? तो शिल्पकार को, शिकारी को, भोजन संग्राहक को, शवों को दफनाने वाले और जलाने वाले, जिन्हें चांडाल कहा जाता था, तो उन्हें उत्तर वैदिक काल में अछूत वर्ग माना जाता था। कौन किसे? शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक, शवों को दफनाने वाले और जलाने वाले। तो पुरातत्वविदों को प्राप्त जनपद की बस्तियां कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई? दिल्ली का पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ का हस्तिनापुर और उत्तर प्रदेश के एटा के पास अतरंजी खेड़ा। तो दिल्ली का पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ का हस्तिनापुर, उत्तर प्रदेश के एटा का अतरंजी खेड़ा, ये सभी क्या थे? तो पुरातत्वविदों को प्राप्त हुए थे। ये सभी जनपद की बस्तियां थी। कौन? जनपद की बस्तियां। जनपद के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो जनपद के लोगों का मुख्य व्यवसाय था झोपड़ियों में रहना, मवेशियों और अन्य जानवरों का पालन पोषण करना। तो जो जनपद के लोग थे, अब उनका व्यवसाय बदल चुका था। अब ये झोपड़ियों में रहने लगे,
मवेशियों और अन्य जानवरों का पालन पोषण करने लगे, अर्थात खेती का विकास हो गया। जनपद काल में कौन कौन सी फसलें उगाई जाने लगी? तो चावल, धान, गेहूं, जौ, तिल, दाल, गन्ना, सरसों। जनपद काल में चावल, धान, गेहूं, जौ, तिल, दाल, गन्ना और सरसों ये सभी जो है फसलों को उगाई जाने लगी। अब है कि जनपद काल में बर्तन किस प्रकार के हुआ करते थे? तो जनपद काल के जो बर्तन थे ये धूसर और लाल मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे। धूसर और लाल मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे जनपद काल में। इन बर्तनों पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के चित्रों का निर्माण किया जाता था। तो कैसा चित्र बनता था? सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के चित्रों का निर्माण हुआ करता था। इस कारण इन बर्तनों को चित्रित धूसर पात्र कहा जाता है। क्या कहा जाता था? चित्रित धूसर पात्र। अब जो है जनपद जो है कई जनपदों को मिलाकर महाजनपद बनाने की भी शुरुआत हो गई, अर्थात कई छोटे छोटे जनपद बनने की शुरुआत हुई। अब जनपद से भी काम नहीं चला तो कई जनपदों को मिला लिया गया और एक बड़े जनपद के निर्माण की शुरुआत हुई, जिन्हें क्या कहा जाने लगा? महाजनपद। और कितने बरस पहले? 2500 बरस पहले। 2500 बरस पहले। अब इस महाजनपद की विशेषताएं क्या थी? महाजनपद की विशेषताएं थी कि अधिकतर महाजनपदों की अब राजधानी हुआ करती थी। देखिए जनपद की राजधानी नहीं हुआ करती थी, एक छोटा इलाका बनाकर जनपद नाम रखा जाता था। लेकिन अब कई जनपदों को जब मिला दिया जाता था तो वहाँ पे एक मुख्यालय बना दिया गया जिसको राजधानी कहा जाता था। तो अधिकतर महाजनपदों की अब राजधानी होने लगी। इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें हुआ करती थी। तो महाजनपद के चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें हुआ करती थी। अब है कि महाजनपद में सेना की स्थिति क्या थी? तो महाजनपद में सेना की स्थिति थी, सिपाहियों को नियमित वेतन मिलता था। याद रखेंगे, तो महाजनपद में सिपाहियों को नियमित वेतन मिलता था। कुल भुगतान आहत सिक्कों के रूप में होता था। तो जो सिपाहियों को वेतन मिलता था उसका भुगतान आहत सिक्के के रूप में। तो सबसे प्राचीन सिक्का कौन था? आहत सिक्का। तो आहत सिक्का के रूप में सिपाहियों को वेतन मिलता था। याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए चित्र दिया गया है, कुछ जनपद के चित्र दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए गंधार है, गंधार। उसके बाद है यहाँ पे कुरु, जिसकी राजधानी थी हस्तिनापुर। गांधार की राजधानी तक्षशिला। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सिंधु नदी है, रावी, सतलुज, चेनाब, झेलम। इसी के पास है, पाकिस्तान में पड़ता है तक्षशिला, जहाँ का आचार्य कौन थे? चाणक्य। ये गांधार है जहाँ के गांधार नरेश, इसका जिक्र है महाभारत में। जहाँ के नरेश कौन थे? तो शकुनी, गांधार नरेश शकुनी। यह है अफगानिस्तान का काबुल नदी। यहीं पे आता है हेलमंद नदी, जो कि अफगानिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद है यहाँ पे पंचाल। पंचाल जहाँ का जयद्रथ राजा हुआ करता था, इसका भी वर्णन है महाभारत में। पांचाली वहीं की थी, पंचाली। यह है कोसल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती था। कोसल उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहीं पे है चंपा नदी। यह है गंगा नदी और यह है यमुना। यमुना के पास है हस्तिनापुर और यहाँ पे है चंपा नदी। उसके बाद है अवंती। ये देखिए अवंती की राजधानी उज्जैन है अवंती की राजधानी, जो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच बिल्कुल समीप है। नर्मदा नदी के बिल्कुल समीप था। यहाँ पे है गोदावरी, यहाँ पे है कृष्णा। उसके बाद यह है कौसाम्बी। यह है राजगिरी, जिसकी राजधानी क्या? मगध, जिसकी राजधानी थी मगध की राजधानी राजगिरी, जो कि बिहार के इलाके में था। यहाँ पे है वैशाली, जो कि बिहार में पड़ता है। इसकी प्राचीन क्षेत्र था वज्जी की राजधानी था वैशाली। यहाँ पे है ब्रह्मपुत्र नदी। यह है उड़ीसा का क्षेत्र, जो महानदी है, और यहाँ पे आके गंगा नदी गिर जाती थी।
ये अंग की राजधानी थी चंपा। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। चंपा नदी जो कि भागलपुर के इलाके में था। और यहाँ पे देखिए तुंगभद्रा, तुंगभद्रा जो कि महाराष्ट्र के इलाके में है तुंगभद्रा। इधर है पेनार नदी जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये कावेरी है तमिलनाडु में। तो ये सभी इलाके थे जो कि उस समय के महाजनपद काल में हुआ करते थे। हम लोग आगे देखेंगे। और ये देखिए ये है स्तूप, सारनाथ का विशाल स्तूप है। सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है, तो वहीं का स्तूप है सारनाथ का, जो कि सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? सम्राट अशोक के द्वारा। यह है सारनाथ का स्तूप, बहुत बड़ा है। इसके बाद देखिए धूसर पात्र है। अभी हमने पात्र के बारे में पढ़ा, तो ये कटोरी है। तो उस समय के लाल काली मिट्टी का एक प्रकार का बर्तन है, जनपद काल का। ये एक धूसर पात्र है, उसका एक उस समय का एक कटोरी है। अब उस समय राजा कौन कौन हुआ करते थे उसे हम लोग देखें। तो सबसे पहला राजा था महापद्यम नंद। तो सबसे प्राचीन नगर कौन था? मगध। सबसे विशाल और सबसे प्राचीन मगध था, जिसकी प्रारंभिक राजधानी थी राजगिरी। उसके बाद राजगिरी के बाद हुआ पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा के बाद जो वर्तमान में अब पटना है वो है। तो महापद्यम नंद का साम्राज्य कौन था? मगध था। मगध का राजा था। इसका फैलाव भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक था। तो महापद्यम नंद का जो साम्राज्य था मगध, उसका फैलाव कहाँ तक था? भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक। याद रखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगिरी, जिसे गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता था। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी गिरिब्रज। कई बार एग्जाम में यह चीज पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिसे गिरिब्रज या राजगिरी के नाम से भी जाना जाता था। यही आधुनिक जो राजगीर का क्षेत्र है, नालंदा जिला में जो राजगीर का क्षेत्र है, उसी को ही राजगिरी या गिरिब्रज कहा जाता था। गिरी का मतलब होता है पर्वत। तो यहाँ पे चूंकि पर्वत है, बाद में इसे पाटलिपुत्रा कर दिया गया। जो आधुनिक पटना का इलाका है उसे पाटलिपुत्रा कहा जाता था। तो उसे बाद में पलट के पाटलिपुत्रा किया गया। और फिर आधुनिक पटना। उदयन नाम का एक राजा था जिसने पाटलिपुत्रा को बसाया था, उदयन। उसके बाद सिकंदर का भारत पर आक्रमण। अब आते हैं फिर इसी समय नंद वंश के समय ही सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। उस समय नंद वंश का अंतिम राजा था घनानंद। घनानंद के समय एक तक्षशिला का अध्यापक हुआ करते थे प्राचार्य चाणक्य। तो उसी समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है 2300 बरस पहले। 2300 बरस पहले सिकंदर ने ब्यास नदी को पार कर मगध पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि उस समय यहाँ पर विशाल सेना था। सिकंदर विश्व विजेता था। हम लोग सिकंदर को पढ़ चुके हैं, यह प्लेलिस्ट में है, जो कि प्राचीन भारत का इतिहास का जो हमारा प्लेलिस्ट है, उसमें आप लोग पूरा डिटेल में सिकंदर के बारे में पढ़ सकते हैं। तो सिकंदर जो था वह भारत को, पूरा विश्व को जीतने चला था। भारत में उसने पोरस को पराजित किया, उसके बाद झेलम चिनाब को पार किया, लेकिन ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया, क्योंकि उस समय उसकी सेना थक चुकी थी, अस्त्र शस्त्र भी काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे और कई बरस बीत चुके थे उसे भारत में 5-6 बरस। तो उनके फैमिली की भी याद आने लगी, उनके सेना को। और तो इन सभी बहुत सारे कारणों को लेकर, और साथ ही साथ इस समय मगध बहुत विशाल क्षेत्र था और यहाँ पर नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद का शासन था, जो बहुत ही शक्तिशाली और विशाल सेना का मालिक था। तो इसी कारण सिकंदर जो था युद्ध नहीं करना चाहा और ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया, और वापस ब्यास नदी को पार करने से पहले ही रिटर्न हो गया, लौट गया। बज्जी की राजधानी थी वैशाली, जो कहाँ पे है? बिहार में। वैशाली हाजीपुर का इलाका जो बज्जी की राजधानी थी। याद रखेंगे कौन? बिहार का वैशाली क्षेत्र बज्जी की राजधानी थी। अब बज्जी की शासन व्यवस्था कैसी थी? तो गणतंत्रात्मक। इंपॉर्टेंट है, देखिए जितने सारे एग्जाम्पल राजधानी
बताए जा रहे हैं, जैसे कि बज्जी की राजधानी वैशाली, उसके बाद अवंती की राजधानी। तो 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपद की राजधानी दिमाग पे नोट कर लेंगे। बज्जी की शासन व्यवस्था कैसा था? गणतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक का मतलब होता है गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। तो गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। गणतंत्रात्मक को संघात्मक भी कहा जाता था, क्योंकि उस समय गण अर्थात संघ या संगठन या सभा का भी निर्माण होता था। तो गण का मतलब होता था संगठन या सभा, संगठन या सभा। तो इसी कारण जो बज्जी की शासन व्यवस्था थी कैसी थी? गणतंत्रात्मक या संघात्मक था। गण शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? कई सदस्यों वाले समूह के लिए। तो इसी का मतलब होता संघ, संघ का मतलब होता था संगठन या सभा। अब गण या संघ के बारे में थोड़ा सा चर्चा की जाए, इंपॉर्टेंट है कि यह क्या होता था। तो इसमें कई शासक होते थे। गण में क्या होते थे? कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक संघ एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए क्या करना है और किस तरह करना है, इन सभी मुद्दों पर विचार विमर्श करते थे और साथ ही साथ इनका समाधान करने का उपाय करते थे। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कर्मकार इन सभाओं में भाग नहीं ले सकते थे। तो गण या संघ क्या था, एक बार फिर से समझें। देखिए, इसमें कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से कि प्रत्येक व्यक्ति क्या कहलाता था? राजा कहलाता था। तो संघ के प्रत्येक जो व्यक्ति होते थे वे राजा कहे जाते थे। ये सभी राजा मिलकर विभिन्न अनुष्ठान करते थे, अर्थात यज्ञ करते थे एक साथ मिलकर। तो ये राजा क्या करते थे? ये विभिन्न अनुष्ठानों के एक साथ संपन्न करते थे, अर्थात यज्ञ करते थे। सभा में ये बैठकर बातचीत करते थे, बहस करते थे और वाद विवाद के जरिए क्या करना है, किस प्रकार से करना है, अर्थात विकास के लिए, अपने संघ के विकास के लिए मुद्दों पर चर्चा करते थे, बातचीत करते थे, बहस करते थे, वाद विवाद करते थे। शत्रुओं के आक्रमण से कैसे निपटना है, इन सभी मुद्दों पर ये मिलकर चर्चा करते थे। लेकिन इन सभाओं में स्त्रियों को, दासों को, कर्मकारों को भाग लेने का अधिकार नहीं था, याद रखेंगे। तो अभी हमने क्या बताया था? स्त्रियां और जो दास होते थे अर्थात शूद्र होते थे, ये धार्मिक अनुष्ठान में भाग नहीं लेते थे। तो इन चर्चाओं में भी इन्हें भाग लेने का अधिकार नहीं था। अब हम लोग आते हैं बुद्ध और महावीर पर। तो भगवान बुद्ध और भगवान महावीर, अब हम लोग का समय आ गया भगवान बुद्ध और भगवान महावीर। इनका संबंध जो था ये गण या संघ से था। तो भगवान बुद्ध और जो भगवान महावीर थे ये भी गण और संघ से संबंधित थे। कहाँ से? गण और संघ से। तो बुद्ध और महावीर दोनों का संबंध था गण और संघ से। तो इनका जन्म जो हुआ था बुद्ध का जन्म हुआ था कपिल वस्तु में, लुम्बिनी में, और इनका जन्म हुआ था लिच्छवी में। लिच्छवी गणराज्य था और कपिल वस्तु भी एक प्रकार का शाक्य गणराज्य था। तो दोनों गण या संघ से संबंधित थे। संघ के जीवन का सजीव वर्णन कहाँ पे किया गया है? बुद्ध साहित्य में। तो इम्पॉर्टेंट है कि संघ के जीवन का सजीव वर्णन बौद्ध साहित्यों में किया गया है। अब दिग्ग निकाय क्या है? तो दिग्ग निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के व्याख्यानों का वर्णन किया गया है। इसकी रचना 2300 वर्ष पहले की गई थी और इसमें बज्जी संघ का वर्णन है। तो दिग्ग निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, इसमें बुद्ध के व्याख्यानों का वर्णन है, अर्थात बुद्ध ने कौन कौन सा व्याख्यान दिया था उसका वर्णन है। इसकी रचना 2300 वर्ष पहले की गई। कब? 2300 वर्ष पहले। इसमें वज्जी संघ का वर्णन है। किसका? वज्जी संघ का। अब आते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु, जिसे अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है।
अजात शत्रु। तो इसके बारे में क्या क्या वर्णन किया गया है। अजात शत्रु ने किस पर आक्रमण किया था, बज्जी संघ पर। इंपॉर्टेंट है। अजात शत्रु के बारे में भी हमने बताया है, जो कि यह अजात शत्रु अशोक मौर्य वंश के समय था। तो अजात शत्रु के बारे में पूरा डिटेल हमने चर्चा किया है, यह भी प्लेलिस्ट में है, आप लोग इसे आसानी से देख सकते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में। तो अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है अजात शत्रु को। तो उसने बज्जी संघ पर आक्रमण किया था। किस पर, बज्जी संघ पर। अजात शत्रु ने बुद्ध के पास अपने एक मंत्री को भेजा था जिसका नाम था बस्सकार। अजात शत्रु ने बुद्ध के पास अपने एक मंत्री को भेजा जिसका नाम क्या था, बस्सकार था। बुद्ध के द्वारा बज्जी वासी के उन्नति हेतु बस्सकार को दिए गए सलाह। तो बुद्ध ने बज्जी संघ के जो लोग थे उनके उन्नति के लिए बस्सकार को बहुत सारे सलाह दिए। तो बुद्ध ने बज्जी वासियों को उनके उन्नति के लिए बस्सकार को निम्नलिखित सलाह दिए। क्या क्या सलाह दिए कि आप जो है बस्सकार को ये सलाह दिए कि बज्जी संघ का आप विकास किस प्रकार कर सकते हैं। तो ये सलाह था कि वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। इनका कहना था कि बज्जीवासी पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, अर्थात ये सभा का आयोजन लगातार करते रहें, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे। ये आपस में जिस प्रकार मिलजुल कर काम करते रहे थे ये मिलजुल कर काम करते रहेंगे। पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, जिस प्रकार ये नियमों का पालन कर रहे थे उसी प्रकार पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे। बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। बुद्ध का कहना था बस्सकार को कि बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर बज्जीवासी क्या करते रहेंगे, तो ध्यान देते रहेंगे। अब है कि महाजनपद में टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था। तो इसका कारण क्या था। तो पहले जो था जनपद काल और जनपद काल से पहले टैक्स लेने की प्रावधान उतना नहीं था, क्योंकि उसके बारे में चूंकि विकसित समाज नहीं था, उतना ग्रामीण समाज नहीं था। लेकिन अब विकसित समाज हो गया, अब टैक्स लिए जाने लगा महाजनपद में। क्यों लिए जाने लगा, विशाल सेना रखने के लिए, विशाल किला बनवाने के लिए। तो विशाल सेना रखने के लिए, विशाल किला बनवाने के लिए अब महाजनपद काल में टैक्स लिया जाने लगा, कर लिया जाने लगा। महाजनपद में ली जाने वाली कर का सबसे बड़ा हिस्सा था किसका, इसे ही आय का सबसे बड़ा साधन था, फसल या किसान से प्राप्त कर। तो महाजनपद काल में ली जाने वाली कर का सबसे बड़ा हिस्सा था, वही जो था आय का सबसे बड़ा साधन था। कौन था, तो फसल या किसानों से प्राप्त कर। तो फसलों से या किसानों से जो टैक्स मिलता था वही महाजनपद काल के आय का साधन था, अर्थात सबसे ज़्यादा कर इसी में लिया जाता था। महाजनपद में किसानों से लिया जाने वाला कर कितना था, तो कुल उपज का 1/6 भाग। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है। तो यह पूछा गया प्रश्न है कि महाजनपद काल में किसानों से कितना कर लिया जाता था टैक्स, तो कुल उपज का 1/6 भाग। याद रखेंगे, जितना उपज होता था उसका 1/6 भाग किसानों से कर के रूप में ले लिया जाता था। महाजनपद में कारीगरों पर लगाए जाने वाला कर। तो महाजनपद काल में जो शिल्पकार होते थे, कारीगर होते थे, उन पर भी टैक्स लगाया जाता था। जैसे कि इसे श्रम कर कहा जाता था। कौन कर, श्रम कर। एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए 1 महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। तो इसमें टैक्स कैसे लिया जाता था, इसमें टैक्स लिया जाता था श्रम कर के रूप में। श्रम का मतलब होता था परिश्रम के रूप में, अर्थात इनसे किसी पैसा की उगाही नहीं होती थी, इनको काम करना पड़ता था। कि एक बुनकर, लोहार या सोनार को राजा के लिए 1 महीने में 1 दिन जाकर काम कर देना पड़ता था, यही उनके लिए टैक्स होता था। महाजनपद काल में पशुपालकों से भी कर लिया जाता था। किस रूप में, तो जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में। तो महाजनपद काल में जो पशुपालक होते थे
उनसे टैक्स लिया जाता था। किस रूप में? जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में। अर्थात टैक्स के रूप में या तो जानवर को ले लिया जाता था, या जानवरों का उत्पाद जैसे कि मांस, दूध, इन सभी को लिया जाता था, या जानवरों के चमड़े से बने हुए कोई सामान। व्यापारियों से भी टैक्स लिया जाता था। जो बिजनेसमैन होते थे, व्यापारी होते थे, उनसे कर लिया जाता था। किस रूप में? सामान खरीदने बेचने पर कर। वे लोग जो सामान खरीदते थे, बेचते थे, तो उस पर जो आमदनी होती थी उस पर टैक्स लिया जाता था। व्यापारियों से कैसा टैक्स लिया जाता था? सामान खरीदने और सामान बेचने पर टैक्स लिया जाता था। अब है कि महाजनपद काल में आखेटकों तथा संग्राहकों से भी कर लिया जाता था। जो शिकारी होते थे, जो भोजन संग्राहक होते थे, उनसे भी टैक्स लिया जाता था। लेकिन किस रूप में? जंगल से प्राप्त वस्तुओं से प्राप्त करके। तो जंगल से जो वे वस्तुओं की प्राप्ति करते थे, जो शिकार करते थे, उनका कुछ हिस्सा राजा को दे देना पड़ता था। तो यही टैक्स था किसका? महाजनपद काल में आखेटकों। हमने बताया था आखेटक का मतलब होता है शिकारी, और संग्राहक का मतलब होता है जो भोजन को इकट्ठा करते हैं। तो आखेटक और संग्राहकों से महाजनपद काल में जो जंगल से वस्तुएं प्राप्त होती थीं, तो उनका कुछ हिस्सा राजा को देकर टैक्स देना पड़ता था। अब महाजनपद काल में कृषि में परिवर्तन आ गया। क्या क्या परिवर्तन आ गया? तो कृषि में परिवर्तन आया। हल के फाल का निर्माण अब लोहे से होने लगा। पहले कैसा था? लकड़ी से होता था। अब हल के फाल का निर्माण लोहे से होने लगा। खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय अब धान के पौधे तैयार करके उनके रोपण की शुरुआत हो गई। तो पहले क्या था? इसके पहले था कि धान के बीज को रोप दिया जाता था, धान का फसल हुआ तो हुआ, नहीं तो समाप्त हो गया। लेकिन अब उन्नत तरीके से धान की उपज होने लगी। लोग क्या करने लगे? धान उपजाने के बजाय धान की पौधे तैयार करने लगे और उनको रोपने की शुरुआत हुई। जिस प्रकार अब रोपा जाता है, पैदावार और उपज में काफ़ी वृद्धि हो गई। अब जो है अनाजों के पैदावार और उसके उपज में काफ़ी वृद्धि हो गई। कृषि के परिश्रम में भी वृद्धि हुई। खेती के परिश्रम में भी, अर्थात खेती के जो काम था उसमें भी वृद्धि होगी। लोग अब खेती का काम जी जान से करने लगे। ज़्यादातर दासी और भूमिहीन खेतीहर मजदूर, जिसे कमकार कहा जाता था, इन्हीं के द्वारा खेती का कार्य कराया जाता था। तो इस खेती के कार्य में ज़्यादातर कौन कौन लोग संलिप्त होते थे? तो दासी, भूमिहर खेतीहर मजदूर, जिन्हें कमकार कहा जाता था, ये सभी कृषि कार्य करते थे। महाजनपद काल का सबसे बड़ा साम्राज्य कौन था? मगध था। तो महाजनपद काल का सबसे बड़ा साम्राज्य था मगध। याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मगध का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो गंगा और सोन नदियों के तट पर। आज भी जो है गंगा और सोन नदी के तट पर कौन है? तो पाटलिपुत्रा शहर, पटना बसा हुआ है। तो गंगा और सोन नदियों के तट पर मगध का विस्तार था। मगध विस्तार गंगा और सोन नदियों के किनारे रहने का कारण क्या था? तो मगध जो था वह गंगा और सोन नदियों के किनारे ही इसका विस्तार क्यों किया गया? अर्थात गंगा और सोन नदियों के तट पर ही मगध के क्षेत्र का विकास क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पर यातायात की सुविधा थी, जल वितरण था, उपजाऊ भूमि था, एक हिस्सा जंगलों से भरा पूरा था, घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी की भी प्राप्ति यहाँ से आसानी से हो जाती थी। अयस्क की खदानें थी जो मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए उपयोगी था। सेना में भर्ती करने हेतु जंगलों से हाथी की भी प्राप्ति हो जाती थी। याद रखेंगे। तो मगध का जो विस्तार था वह गंगा और सोन नदियों के तट पर था। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था सबसे पहले कि यहाँ यातायात की सुविधा थी, जल वितरण का भी सुविधा था, उपजाऊ भूमि था, एक हिस्सा जंगलों से भरा पूरा था, घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी की भी प्राप्ति आसानी से हो जाती थी। यहाँ पे लौह अयस्क की खदानें भी थी जो मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए उपयोगी था। साथ ही साथ सेना में भर्ती करने के लिए जंगलों से हाथी की भी प्राप्ति हो जाती थी।
अर्थात हाथी सेना जिसे गज सेना कहा जाता था, तो उसके लिए हाथी की भी प्राप्ति आसानी से यहाँ हो जाती थी क्योंकि जंगल बहुत ज़्यादा मात्रा में था। मगध जो था, मगध के प्रारंभिक दो महत्वपूर्ण शासक, मगध के दो महत्वपूर्ण प्रारंभिक शासक थे बिंबिसार और उसका पुत्र अजातशत्रु। तो बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था या मगध के क्षेत्र में शासक था हर्यक वंश का बिंबिसार, और उसका पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है। इसने बिंबिसार की हत्या करके यह राजगद्दी को प्राप्त किया। उसके बाद दूसरा था महापद्यम नंद, जिसने नंद वंश की स्थापना की थी, नंद वंश का संस्थापक था। तो बिंबिसार और उसका पुत्र अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश के राजा थे, और महापद्यम नंद जो कि नंद वंश का संस्थापक था, ये सभी मगध के प्रारंभिक दो महत्वपूर्ण शासक थे। कौन? एक बिंबिसार और महापद्यम नंद। अब देखिए, बुद्ध ने एक और बात कहा था बस्कार से। क्या कहा था? कि बज्जी के लोग महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। अभी हमने क्या बताया था कि बज्जी को लोगों को उनके विकास के लिए सलाह दिया था बुद्ध ने बस्कार को। तो उसमें दो तीन सलाह और दिया। क्या? कि बज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। चैत्य का मतलब होता है विहार, जहाँ पे बौद्ध लोग जो बौद्ध सैलानी होते हैं वे आकर रहते हैं, जो अर्थात एक तरह से कहा जाए तो गणमान्य लोग। तो शहरों और गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तो जो विभिन्न मतावलंबी संत हैं उनका सम्मान करेंगे ये जो बज्जीवासी हैं, और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। इसके बाद है कि गण और संघ पर विजय। गण और संघ पर विजय किसने प्राप्त किया? गुप्त शासकों ने। कब? 1500 वर्ष पहले। तो 1500 वर्ष पहले गुप्त शासकों ने गण और संघों पर विजय प्राप्त किया। प्रजातंत्र या लोकतंत्र की शुरुआत किस देश में हुई? तो 2500 वर्ष पहले एथेंस में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यह चीज़ भी पूछा गया है कि पूरे विश्व में प्रजातंत्र या लोकतंत्र की शुरुआत किस देश में हुई? तो 2500 वर्ष पहले एथेंस में। यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। कब तक? 200 साल तक। प्रजातंत्र में पूर्ण नागरिकता प्राप्त करने वाले पुरुष कौन कौन होते थे? तो जो प्रजातंत्र में पूर्ण नागरिकता किन किन लोगों को मिलती थी? तो जो लोग 30 वर्ष से ऊपर हो जाते थे उन्हीं पुरुषों को मिलता था और वे दास नहीं होते थे। तो 30 साल से ऊपर के पुरुष जो दास अर्थात गुलाम नहीं होते थे उन्हें ही प्रजातंत्र में पूर्ण नागरिकता प्राप्त करने वाले पुरुष की श्रेणी में रखा जाता था। किसे? 30 साल से ऊपर के पुरुष होते थे जो दास अर्थात गुलाम नहीं होते थे। अब है कि एथेंस के प्रजातंत्र में सभा में महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कितनी बैठक बुलाई जाती थी? तो 40 बार। एथेंस के प्रजातंत्र में सभा में महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कितनी बैठक बुलाई जाती थी? 40 बार। सभा में भाग लेने वाले नागरिक कौन होते थे? तो सभी नागरिक भाग लेते थे, लेकिन औरतों को नागरिक का दर्जा प्राप्त नहीं था। इंपॉर्टेंट है। तो सभा में कौन कौन लोग भाग ले सकते थे? सभी नागरिक भाग ले सकते थे, लेकिन औरतों को नागरिक का दर्जा प्राप्त नहीं था। ये सभी एथेंस की बात हो रही है। एथेंस का जो प्रजातंत्र की शुरुआत हुई थी वहां पर। एथेंस के प्रजातंत्र में नियुक्तियां किसके द्वारा होती थी? लॉटरियों के द्वारा। तो एथेंस में जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था था तो वहां पर जो नियुक्तियां होती थी किसके द्वारा? लॉटरी सिस्टम था। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। तो सभी नागरिक क्या करते थे? तो सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देते थे। एथेंस के प्रजातंत्र में नागरिक अधिकार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन कौन होते थे?
तो एथेंस के प्रजातंत्र में नागरिक अधिकार पाने वाले व्यक्ति होते थे व्यापारी, शिल्पकार, खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दास, विदेशी। तो एथेंस के प्रजातंत्र में नागरिक अधिकार पाने वाले व्यक्ति थे व्यापारी, शिल्पकार, खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम करने वाले दास, विदेशी। तो ये तो था हमारा छठा चैप्टर, 5वां अध्याय एनसीईआरटी का क्लास 6 इतिहास, जो कि प्राचीन भारत का इतिहास है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा हल किया जाए। यहाँ पे सही या गलत बताना है, ये एनसीईआरटी में दिया गया है। तो एनसीईआरटी से हमने लिया है जिसमें सही या गलत बताना है। अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य में गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। तो अश्वमेध के के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। सही है या गलत? ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो घोड़े को पकड़ लेते थे उन्हें राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। इसका मतलब था अब जो युद्ध में जीतेगा वो विजेता बनेगा। लेकिन उस अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ दिया गया, अब उस घोड़े को जो राजा अपने राज्य से गुजरने देते थे, इसका मतलब था कि घोड़ा भेजने वाला राजा उस राजा से शक्तिशाली होता था। तो उन्हें सम्मान के साथ यह अश्वमेध यज्ञ में बुलाया जाता था। किसके द्वारा? जो राजा घोड़ा को क्या करता था? छोड़ता था। तो यह सही है। क्या है? सही है। दूसरा है कि राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। तो राजा के ऊपर पवित्र जल का छिड़काव कौन करता था? सारथी करता था या पुरोहित? पुरोहित करते थे। यह गलत है। ठीक है, यहां पे देखिए आसानी से पता चल जाएगा। यहां पे देखिए राजा की स्थिति क्या है। तो राजा की स्थिति है कि राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। तो ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या होगा? पुरोहित होगा। कौन जल छिड़कता था? पुरोहित, न कि सारथी। ठीक है। अगला है कि पूरा तत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं। तो जनपदों की बस्तियों में महल कहाँ था? छोटे छोटे वे लोग सभा बनाकर रहते थे, तो महल की प्राप्ति नहीं हुई है, छोटे छोटे घर की प्राप्ति हुई है। तो ये भी क्या है? गलत है। चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। यह सही है। चित्रित धूसर पात्रों में क्या रखा जाता था? तो अनाज रखा जाता था। यह सही है। महाजनपदों में बहुत से नगर क्या थे? तो किला बंद थे। बिल्कुल सही है। तो किला के रूप में बनाया जाता था और चारों तरफ वहां से दीवार का निर्माण किया जाता था। तो महाजनपदों में बहुत से नगर क्या थे? किला बंद थे। जैसे मगध था। तो चलिए, ये तो था हमारा। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। सब लोग मिलके लाइक करें और कमेंट करें कि ये सेशन कैसा लगा। और एक कमेंट और करें कि जो कौन कौन लोग बिहार से बाहर के इसमें जुड़े हैं, कौन कौन से लोग बिहार से बाहर के भी देख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो लोग इसमें नए जुड़े हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर ये इस तरह की वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। और शेयर करते रहें, क्योंकि बहुत से लोग क्या हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं देख पाते हैं, नहीं पहुंच पाता है, तो उनको शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।